वंदे मातरम दोस्तों, मैं गोविंद मालविया। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान इतिहास की सीरीज का अगला अध्याय जो बैराट सभ्यता से संबंधित है। बैराट सभ्यता से संबंधित सवाल कई बार राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। वैसे स्पेशली आरएएस को आरएएस में इसको टारगेट किया जाता है और कई मौकों पर कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम उस बात का जिक्र करेंगे। साथ ही साथ बैराट सभ्यता में आने वाले इस कंपटीशन में क्या इंपॉर्टेंस रह सकती है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा। देखिए, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था 2015 में, वनपाल परीक्षा फॉरेस्टर एग्जाम, जिसमें एक प्यारा सा सवाल आया था। बैराट सभ्यता कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बैराट सभ्यता निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सवाल ये था। ऑप्शन नंबर 1 मोती डूंगरी, ऑप्शन नंबर 2 फूल डूंगरी, ऑप्शन नंबर 3 देव डूंगरी, ऑप्शन नंबर 4 गणेश डूंगरी। दोस्तों, जब ये सवाल आया ना, तो बड़े बड़े इतिहास के जितने भी तुर्रम खान है ना, उनकी कुर्सियां हिल गई थी। और हिले भी क्यों ना, क्योंकि अब तक बैराट सभ्यता जो कि राजस्थान के जयपुर में है, जयपुर की बैराट तहसील में है, जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, उसके बारे में जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ रखा था बीजक की डूंगरी, और शायद आपने भी यही पढ़ रखा होगा। गाइड बुक के भरोसे बीजक की डोंगरी पढ़ के सब गए थे, लेकिन बीजक की डोंगरी ऑप्शंस में कहीं नजर नहीं आई। तो क्या ये सवाल गलत है? नहीं। देखिए, होता क्या है, हम इतना सा पढ़ाई करते हैं। एक मैं वाक्यांश कहना चाहता हूं। मेरे एक सीनियर मित्र हैं जो पेपर सेटर भी रह चुके हैं आरपीएससी के। मित्र तो नहीं कह सकता, श्रद्धेय है मेरे लिए, लेकिन मित्रता बस हम बात करते रहते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो है ना, वो समुद्र जितना बड़ा है, ठीक है, और हम पढ़ते या पढ़ाते कितना? बाल्टी भर। पाठ्यक्रम है समुद्र जितना और हम पढ़ते या पढ़ाते हैं बाल्टी भर, ठीक है, और याद रहता है लोटा भर, याद रहता है लोटा भर, और नंबर आते हैं चुल्लू भर। समुद्र जितना पाठ्यक्रम है, हम पढ़ते या पढ़ाते हैं बाल्टी भर, याद रहता है लोटा भर, और एग्जाम में लिखते हैं चुल्लू भर, और नंबर भी आते हैं चुल्लू भर। अब क्या होता है चुल्लू भर नंबर आने से? समझ गए होंगे। तो सिर्फ बीजक की डोंगरी से काम नहीं चलता। जब से इसका राइट आंसर बताया गया है कि नंबर 4 है, तब से गाइड बुक वालों ने छापना शुरू कर दिया है कि बैराट सभ्यता बीजक की डोंगरी एवं गणेश डोंगरी में फैली हुई है, ठीक है। अब जो गाइड बुक्स का क्या होता है, जो आ चुका है ना उसको छापते हैं। अब ये आ गया तो अब छापना शुरू कर दिया बीजक की डोंगरी और गणेश डोंगरी। लेकिन मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कि बैराट सभ्यता सिर्फ बीजक की डोंगरी में फैली हुई नहीं है, इसके अलावा बीजक की डोंगरी के अलावा महादेव जी की डोंगरी भी है,
गणेश जी की डोंगरी भी है, भीम जी की डोंगरी भी है और सीता जी की भी डोंगरी है। इन 5 डोंगरियों में फैला हुआ था बैराट सभ्यता, सिर्फ बीजक की डोंगरी पे फैला हुआ नहीं था। और गाइड बुक सिर्फ बीजक की डोंगरी तक सीमित रहती है। ठीक है, अब ये सवाल आने की वजह से बीजक और गणेश डोंगरी छापना शुरू कर दिया है। मतलब गाइड बुक्स का क्या है, जो आ चुका है उसको छापते हैं, जो आने वाला होता है उसको नहीं छापते। तो ध्यान दीजिएगा, बैराट सभ्यता है वह 5 डोंगरियों में फैला हुआ था। बीजक डोंगरी, गणेश डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी, भीम जी की डोंगरी और सीता जी की डोंगरी। नाम वैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जेपर साइड में डोंगरी का मतलब होता है छोटी सी पहाड़ी। ठीक है, तो इन 5 डोंगरियों में बैराट सभ्यता फैली हुई थी। देखिए, बैराट सभ्यता के बारे में अक्सर विद्वान बताते हैं कि यह बाणगंगा नदी के किनारे फैला हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी दूर दूर तक इससे कोई लिंक नहीं रखती। बाणगंगा लगभग 35-40 किलोमीटर बैराट से दूर बहती है, यानी मेरी नजर में बाणगंगा इसका राइट आंसर नहीं है। फिर भी अगर आपको ऑप्शंस में मिल जाए कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आप उत्तर दे देना बाणगंगा नदी। ठीक है, और अगर एक आध नंबर कम पड़ जाए तो कॉन्टेक्ट मी, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, उस बाणगंगा को हम गलत करवा देंगे। देखिए, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने वाला हूं। इतिहास एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा कंट्रोवर्शियल बना रहता है, और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा कोर्ट में जो मामलात लटकते हैं वो इतिहास से संबंधित ही, इतिहास के प्रश्नों से संबंधित ही कोर्ट में विवाद होते हैं। इसलिए इतिहास के बारे में इतना जानता हूं कि आप एक एक चीज मेरे से पूछ सकते हैं, उसकी एक एक बारीकी पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक आध नंबर कम पड़ जाए ना, तो हम प्रश्न को सही को गलत और गलत को सही ठहरवा सकते हैं। इतना तो मानता मैं मेरे सब्जेक्ट में रखता हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बाणगंगा नदी के किनारे नहीं है, फिर भी ऑप्शंस में बाणगंगा मिल जाए तो अपन को क्या है, अपन को क्या है, कहां फालतू की डिस्कस करना है। बाणगंगा टिक कर दो, और अगर एक आध नंबर कम पड़ जाए तो बाणगंगा को कोर्ट में लटका दो। समझ गए मेरी बात? तो राजस्थान के जयपुर जिले के बैराठ तहसील में अवस्थित है बैराठ सभ्यता, जिसे पहले विराट नगर भी कहा जाता था, और ये विराट नगर महाभारत काल से चला आ रहा है, और इस विराट नगर को मत्स्य जनपद की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, बीजक की डोंगरी की जो खोज है वह 1826 से लगाकर 1841 के बीच में प्रोफेसर चार्ल्स बर्टन ने की थी। चार्ल्स बर्टन ने बीजक की डोंगरी से एक शिलालेख खोजा था जिसे भाब्रूगढ़ का शिलालेख कहा जाता है, और इन चारों डोंगरियों की अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने खोज की थी। जैसे 1937 से 41 के बीच में इस पर रिसर्च किया था प्रोफेसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसके बाद प्रोफेसर नील रत्न बनर्जी ने इस पर रिसर्च किया था। उसके बाद प्रोफेसर कैलाशनाथ दीक्षित ने इस पर रिसर्च किया था। तो यह है बैराठ से संबंधित पुरातत्ववेत्ता। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर चार्ल्स बर्टन, राय बहादुर दयाराम साहनी, प्रोफेसर नील रत्न बनर्जी एंड प्रोफेसर कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैराठ सभ्यता की विशेषताओं की।
बेराट की अगर विशेषताएं मैं बताने जाऊं आपको, तो यहां पर जितनी भी सामग्रियां हैं, स्पेशली घरेलू सामग्रियां, वो सारी पत्थर की बनी हुई हैं। लोटे, कटोरे, थालियां, पराते, अलमारियां, संदूकें, सारी चीजें पत्थर से निर्मित हैं। एक बात आपको पता होगी और नहीं पता हो तो पता कर लेना, गणेश्वर सभ्यता में जो रोजमर्रा की सारी वस्तुएं हैं वह तांबे से निर्मित हैं। आप सोचिए जरा कि गणेश्वर में तांबे से निर्मित सारी वस्तुएं हैं, तो गणेश्वर को हम कहते हैं ताम्र संचयी संस्कृति। और यहां पर सारी सामग्रियां अगर पत्थर से निर्मित है तो क्या हम इसे पाषाण संचयी संस्कृति नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसी चीजें आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी ने कहा नहीं है, अभी अभी हमने अनुमान लगाया है। भैया गणेश्वर में सारी सामग्रियां, लोटे, कटोरे, थालियां, पराते, सारी अगर तांबे से निर्मित है, और वही बेराट में सारी सामग्रियां अगर पत्थर से निर्मित है, तो क्या हम गणेश्वर को जब ताम्र संचयी संस्कृति कह सकते हैं, तो क्या बेराट को पाषाण संचयी संस्कृति नहीं कह सकते? कह सकते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन बोर्ड सवाल पूछता है जो पुस्तकों में होते ही नहीं, सिर्फ उनके दिमाग की उपज होते हैं, और ऐसी ही दिमाग की उपज होती है। देखिए इन सारी पत्थर सामग्रियों पर शानदार चित्र है, जिसे अष्टकोणीय चित्र कह सकते हैं। अष्टकोणीय, अष्ट कोनों वाले नहीं, कोण, एंगल वाले। ये अष्टकोणीय चित्र जो रंग बिरंगे हैं, जो सारी पत्थर सामग्रियों पर मिलते हैं, इसलिए बेराट को प्राचीन भारत का चित्र संग्रहालय भी कहा जाता है। बेराट को प्राचीन भारत का चित्र संग्रहालय भी कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां का जो सर्वोत्तम चित्र है, जो सबसे शानदार चित्र है, वह एक पनघट नारी का चित्र मिला है। एक ऐसी नारी का चित्र मिला है, एक पोल पर, एक खंबे पर, एक लाट पर, एक पोल पर, जिसके सिर पे 8 मटकियां हैं, और उन मटकियों में भी शानदार चित्र है। अब इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है? ठीक है, यहां पर विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर भी मिला है। जिसे गोल मंदिर कहा है प्रोफेसर दीक्षित ने। एक राउंड शेप में, एक गोलाकार आकृति में यहां पर एक मंदिर मिला है, जिसे प्रोफेसर कैलाशनाथ दीक्षित ने गोल मंदिर कहा है। लेकिन प्रोफेसर नीलरत्न बनर्जी इसको स्तूप कहते हैं। और स्तूप बौद्ध धर्म का भी एक मंदिर होता है। अब स्तूप क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए स्तूप जो होता है वह भी एक उल्टे कटोरे के समान एक आकृति होती है। एक उल्टे कटोरे के समान गोलाकार आकृति होती है। देखिए इसे मंदिर कहे या स्तूप कहे, बात एक ही है। स्तूप जो होता है वह एक उल्टे कटोरे के समान आकृति होती है। यह आकृति ईंटों से बनी होती है।
और चारों ओर जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, दीवार होती है, वह पत्थर से निर्मित होती है और पत्थर का ही गेट होता है। बीच में एक पत्थर का डंडा होता है जिसे हर्मिका कहते हैं। जो स्तूप होते हैं वह गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने का स्थान होता है। यहां नीचे एक स्वर्ण मंजूषा कलश मिला है, यानी सोने की परत से जड़ा हुआ एक कलश मिला है और उस कलश में कुछ हड्डियां थी। किसकी? बकरे या बिल्ली की? अभी अभी मैंने क्या कहा? स्तूप होता है वह गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने का स्थान होता है। तो गौतम बुद्ध की अस्थियां यहां से प्राप्त हुई हैं। आप सोचिए, विश्व का वो धर्म, एकमात्र धर्म जो शांति की बात करता है, विश्व का वह जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा धर्म, विश्व का वो धर्म जो वर्तमान 21 देशों में फैला हुआ है, बौद्ध धर्म, उस बौद्ध धर्म के प्रणेता की अगर हड्डियां राजस्थान के बैराट से मिलें, उसे हम क्या कहेंगे? जीके नहीं, महाजीके कहेंगे। और हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास नहीं, जीके। मैंने आपको वर्कशॉप क्लासेस में क्या समझाया था? यही तो चीज समझाई थी। वैसे भी अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे वीडियो पूरे हिंदुस्तान में देखे जाएं, ठीक है? देखो, इस दुनिया में दिखावा जो है ना, वह ज्यादा मैटर करता है। कहते कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं दिखावा करना पसंद नहीं करता, ठीक है? जिसको मेरी जरूरत है मेरे वीडियोस देखे, नहीं जरूरत है ना देखे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर से बेहतर बैट्समैन हिंदुस्तान में है ही नहीं। आज भी खेतों में मजदूरी करते वक्त उनसे भी बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन क्या है, उन्होंने दिखावा नहीं किया। देखिए, कांच और हीरा, जिसने कभी हीरा देखा ही नहीं है, वो तो कांच को ही हीरा समझ बैठा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे। जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावे की वजह से बड़े हैं। क्वालिटी तो छोटे क्षेत्र में बसती है, ठीक है? ये मैंने खुद अपने टीचिंग और अपने पढ़ाई के करियर में खुद महसूस किया है। अब ये स्तूप एग्जैक्टली होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारा कुछ हम अगले वीडियो के लिए सुरक्षित रखेंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।